सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किसका, केमिस्ट्री के सेट नंबर तीसरे का। फिजिक्स के 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा आरंभ में होने वाला है और केमिस्ट्री का तीसरा सेट चल रहा है जिसके अंदर 2 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं। बस आप लोग इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए आगे अध्ययन करने वाले हैं। कौन से प्रश्न का? प्रश्न नंबर तीसरे का क बोल रहा है भाई। तीसरे का क प्रश्न 28 ग्राम KOH जिसका आणविक द्रव्यमान 56 है, 500 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। और भैया एक बात बताओ, विलयन की जो मोलरता होती है, विलयन की जो मोलरता होती है, फॉर्मूला क्या होता है भाई? विलेय का भार ग्राम में वटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। अगर हमारा मिलीलीटर में है तो ऊपर आप 1000 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आप बेटा क्या कर रहे हो भाई? 28 ग्राम KOH 500 ml विलयन में घुला है। भैया आप किसको घोल रहे हो? विलेय कौन है? तो आप बोले सर विलेय का जो भार है, विलेय का जो भार है वह 28 ग्राम है और इसी का बेटा जो अणुभार दे रखा है वह 56 है। और किसमें घुला हुआ है? विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml। कितना है? 500 ml दे रखा है। आपसे मोलरता की गणना करवाई है। चलिए लगाओ फॉर्मूला बेटा। मोलरता में मान लगाओ, मोलरता बराबर विलेय का भार 28 बट्टे विलेय का अणुभार 56 इंटू विलयन का आयतन बेटा कितना है? 500 पर ml में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर। देखो 500 दूनी बेटा 1000, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 2 से 2 कट जाएगा तो बेटा यहां कितना बचेगा? 1। तो मोलरता कितनी बची? 1 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, नोट करिएगा भाई, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा तीसरे का ख प्रश्न। ख प्रश्न बोल रहा है मोलेसेस से एथेनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए मोलेसेस से बनाने की विधि बेटा, एथेनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण। मोलेसेस बेटा हमारा कौन होता है? गुड़ अर्थात सुक्रोज। ठीक है, और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये बेटा ईस्ट से एक एंजाइम है जिसे बोलेंगे इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या करा देंगे भैया? इसका करा देंगे जल अपघटन। क्या करा देंगे? जल अपघटन। ठीक है, तो यहां पर कार्बन कितने? 12 के आधे बेटा C6 और C6, हाइड्रोजन 22 और 2 24 के आधे 12 और 12, ऑक्सीजन 11 और 1 12 के आधे O6 और O6। एक टूट जाता है भाई किसके अंदर? ग्लूकोज में, और दूसरा टूट जाएगा फ्रैक्टोज में। यह हमने कॉल लिया सुक्रोज। ठीक है, अब क्या करना है? पहले बेटा यहां पर इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ये सुक्रोज का जल अपघटन कराया, टूट गया ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। अब इस ग्लूकोज को लेंगे और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और इसको ईस्ट से ही एक और एंजाइम होगा जाइमेस, इसकी उपस्थिति बेटा ये टूट जाएगा। कार्बन कितने हैं? यहां पर 6 को लिख सकते हैं 2C2 + 2C, तो 2 और 2 दूनी 4, 2 6 हो गया। हाइड्रोजन 12 के हमने यहां लिख दिया। H5 पर यहां पर कितने लिखे हुए? 5 दूनी 10।
बचा भाई कितना है, अभी तो भैया 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो एक O के साथ भेज दो। तो आप बोलो सर 5 और 1 6 दूनी 12, ऑक्सीजन यहां पर कितने हो गए, ऑक्सीजन के आगे 2 लिखे हुए हैं, पर ऑक्सीजन तो 6 है, तो यहां पर O2, और ये हमारा क्या बना, एथेनॉल। क्या बना भाई, एथेनॉल। तो इसको हमसे पूछा गया था। ठीक है, चलो इसको नोट करिएगा जल्दी बेटा, नोट करो। इसके बाद भाई अगला प्रश्न है हमारा तीसरे का ग प्रश्न, बोल रहा है कार्बोनिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति समझाइए। देखिए ये हमारा होता है भाई कौन, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह की बात करेंगे। इस कार्बोनिल समूह में जो ऑक्सीजन परमाणु है यह कार्बन से कैसा है, अधिक ऋणात्मक है। कार्बन से कैसा है, अधिक ऋणात्मक, जिस कारण यह ऑक्सीजन परमाणु ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, और खींचने के कारण ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे बेटा कैसा, कार्बन पे कैसा आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। क्लियर। लेकिन यहीं पे अगर बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा CO, और इसके अंदर बेटा यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड में O, और इससे जुड़ा होता है ये हाइड्रोक्सिल समूह, तो ये बन जाता है COOH। यानी जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, इसके अंदर बेटा ये देखो कार्बोनिल समूह भी आ गया, और ये कौन है, हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित है। ठीक है, तो इसके कारण बेटा यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कार्बोनिल समूह में देखा गया था कि यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और कार्बन पे बेटा धनात्मक है, लेकिन यहां पर क्या है, इसके अंदर बेटा धन विद्युती ज्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन नागरिकता होती है ना वह कार्बोनिल से कम होती है। जो इलेक्ट्रॉन नागरिकता है वो कार्बोनिल से कैसे होती है, कम होती है। चलो इसके अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिस कारण ऑक्सीजन परमाणु पाई आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण कार्बन परमाणु पर धनावेश तथा ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। अतः ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अतः ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन परमाणु धन विद्युती होता है तथा इसकी इलेक्ट्रॉन नागरिकता
कार्बोनिल समूह से कम होती है, कार्बोनिल समूह से कम होती है, अतः यह कार्बोनिल समूह से कम ध्रुवीय होता है, कम ध्रुवीय होता है। नोट करिए भाई इसको, चलिए नोट करो। इसके बाद बाबूजी अगला सवाल करने वाले हैं तीसरे का घ प्रश्न। बोल रहा है ग्लूकोज के दो रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो ग्लूकोज के दो रासायनिक समीकरण, पहले बेटा HCN का योग कर दे रहे हैं, ठीक है। अब समझना, ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड, CHOH का होल 4, उसके बाद CH2OH। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। इस एल्डिहाइड ग्रुप को हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H। अब क्या आ रहे हैं, ठीक है। अब हो गया कि भाई H पे प्लस और C पे माइनस, बॉन्ड तोड़ेंगे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच से एक, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, तो भाई ये प्लस वाला जाएगा किनके पास, माइनस के पास, और माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। तो CH इसके एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है O पे माइनस है, माइनस के पास प्लस आ जाएगा, माइनस के पास कौन आ जाएगा, प्लस, प्लस किन पे, H पे। उसके बाद कार्बन के ऊपर प्लस है, प्लस के पास कौन पहुंच जाएगा, माइनस, यानी Cn। इससे नीचे ज्यों का त्यों जुड़ा है वैसे जोड़ दो, CH2OH, और यह बन जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन, ठीक है। पहली अब क्रिया। दूसरा बेटा आप करा सकते हो NH2OH से क्रिया। चलिए तो यहां पर लिखेंगे CHOH का होल 4 CH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ठीक है। किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन, ग्लूकोज। देखो तो यहां से नाइट्रोजन से 2H, ऑक्सीजन को लेकर बाहर, नाइट्रोजन से 2H, ऑक्सीजन को लेकर बाहर, कौन बाहर हो जाएगा, H2O। और ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना लेगा, 2, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, 2 बॉन्ड के साथ जुड़ेगा N, इससे जुड़ा हुआ OH, नीचे ज्यों का त्यों जुड़ा हुआ है वैसे जोड़ दो, CHOH का होल 4 CH2OH, और ये बन जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीजन, ठीक है। नोट करिए भाई इसको, चलिए नोट करो। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का क। 4 का क क्या बोल रहा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघटित ठोस को 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। भैया सेम सवाल, रिपीट सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में ये रिपीट सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है, समझो। सबसे पहले आपको बेटा शुद्ध वाष्प दाब दे रखा है, शुद्ध वाष्प दाब को लिखेंगे P0 से, कितना है 0.850 बार, ठीक है। अब आप बेटा विलय ले रहे हो और विलय को हम लिख रहे हैं स्मॉल w से, और विलय कितना है 0.5 ग्राम। अब विलय का अड़भार नहीं पता है भाई, विलय का अड़भार नहीं पता है, MA नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर बेटा क्या है, लेकिन कितने, इसको किसमें घोल रहे हैं, 39 ग्राम बेंजीन के अंदर। बेंजीन हमारा विलायक है, कितना है 39 ग्राम, जिसका अड़भार MB बराबर दे रखा भाई 78 ग्राम प्रति मोल है, ठीक है। जब आप बेटा इस अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ को 39 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हो तो क्या हो रहा है, वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है, कितना हो जाए, अर्थात ये विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा PS कितना है 0.845 बार,
ठीक है, जब आप इसको बेंजीन के अंदर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, बिलियन, तो बिलियन का वास्तव दे रखा है। ठीक है, तो हमें मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, जो आपने ठोस के मोलर द्रव्यमान की क्या करनी है, यहां पर गणना करनी है। फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू में एम बी बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एम ए। मान लगा दो भाई, पी नॉट का मान 0.850 में से घटाओ बेटा 0.845 बट्टे 0.850 बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है 0.5 इंटू एम बी कितना है बेटा 78 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू 39 और इसका एम ए अड़वार नहीं पता। देखो 39 दूनी बेटा कितना होता है 78। ठीक, चलिए अब इधर कर रहे हैं बेटा 0.850 में से 0.845 गए तो बेटा बचेगा 0.005। ठीक है, यानी 0.850 में से 0.845 गए तो कितना बचेगा 0.005 बट्टे 0.850 बराबर 5 दूनी 10, एक अंक बाद 10 लगाएंगे क्योंकि एक अंक बाद 10 है, और बट्टे नीचे कौन होगा एम ए। देखो ऊपर भी 3 अंक दशमलव, नीचे भी 3 अंक दशमलव, कैंसिल, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 0, यानी यहां पर एक बचेगा तो एम ए का एक में अड़बार मल्टीप्लाई 170 का एक मल्टीप्लाई तो 170। ठीक है, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट करिए भाई इसको, चलिए नोट करो। इसके बाद बेटा 4 का ख प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए तथा निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना कीजिए, और आपको सवाल दे रखा है। देखिए सबसे पहले समझेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब समझो मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है कि किसी अर्धशैल अवक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई, क्या बताया हमने, किसी अर्धशैल की अवक्रिया में सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री तथा दाब 1 वायुमंडल हो तो यह विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और इसे किससे लिखते हैं, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे किसी अर्ध सेल की अवक्रिया में, अर्ध सेल की अवक्रिया में सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सी तथा दाब 1 वायुमंडल हो तो यह विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए सवाल बेटा दे रखा है यहां पर, देखो ईएमएफ की तो गणना करवाई है, दिया है ईएमएफ की तो गणना करवाई भाई। ठीक है, और ई नॉट यहां पर एक समीकरण और दे रखा है, Zn से Zn 2+ लवण से तू कॉपर Cu2 प्लस से Cu, और सवाल दे रखा है ई नॉट Zn से Zn2+ से Zn, इसका मान दे रखा है माइनस के 0.76 वोल्ट, और यहां पर बेटा दे रखा है Cu2+ और से Cu, इसका मान दे रखा है प्लस के 0.434 वोल्ट। ठीक है, देखो अब सुनो, इसके लिए फॉर्मूला होता है ईएमएफ बराबर ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
अब कैसे पहचाने भाई इसमें कैथोड है कौन सा एनोड है? तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा भैया अपचयन। देखो यहां Zn से Zn2+ है, मतलब जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तभी तो 2+ हुआ, तभी तो इसके ऊपर 2+ आया। और भाई इस पे 2+ था, Cu रह गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। तो जो ग्रहण कर रहा है उसका क्या हो रहा है? अपचयन। जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण हमारा कहां होगा? एनोड पर। अपचयन हमारा कहां होगा? कैथोड पर। क्लियर? तो यहां पर बेटा कैथोड हमारा कौन है? तो कैथोड हमारा बेटा कौन बना? कैथोड पर। तो यहां पर ये हमारा कैथोड पर अपचयन है और ये रहा कैथोड। तो कैथोड पर मान कितना है बेटा? यहां पर कैथोड पर मान है 0.34 माइनस। एनोड, एनोड हमारा बेटा कौन बना? जिंक, और यहां पर मान क्या है बेटा? माइनस के 0.76। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 0.76, 6 4 10 और 7, 6 4 10 7 3 10 और 1 11, 1.10 वोल्ट। ठीक है, नोट करिएगा भाई इस सवाल को, नोट करिएगा। बेटा प्रश्न नंबर 4 का ग क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए, और उसके बाद अभिक्रिया दे रखी है और इसकी आप कोट कैसे बताएंगे। देखो बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि, तो वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की जो सांद्रताएं होती हैं उनकी घातों का योग अभिक्रिया की क्या कहलाती है? कोट कहलाती है। ये पिछले सेटों में भी बता चुके हैं। हेडिंग क्या है भाई? अभिक्रिया की कोटि। तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कहलाती है। ठीक है, आपको अभिक्रिया दे रखी है, आपको अभिक्रिया, और Na+M_B, तीर के बाद बेटा Xc+YD। ठीक है, वेग व्यंजक से, वेग व्यंजक से बेटा यहां पर जो दर बराबर होगा, अभिकारक कण कौन है? तीर से पहले वाले अभिकारक कण हैं, इनकी जो सांद्रताएं होंगी, इनकी घातों, इनकी घातें, इसकी घात x और इसकी घात y, इनकी घातों का योग, यही क्या बन जाएगा? अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो यहां पर बेटा लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? अभिक्रिया की कोटि, तो आप बोलोगे ये जो अभिकारक अणुओं की सांद्रताएं, इनकी घातों का योग x+y, यही क्या बन जाएगा? अभिक्रिया की कोटि। x तथा y के मान n और m के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, x तथा y के मान n तथा m के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, नोट करिएगा भाई इस प्रश्न नंबर 4 के ग को, नोट करो भाई। इसके बाद बेटा 4 का घ प्रश्न क्या बोल रहा है? क्या होता है जब, पहला है क्रोमाइट अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। समझना बेटा, यहां से देखो सबसे पहले क्या भाई? क्रोमाइट अयस्क, तो क्रोमाइट अयस्क यानी FeCr2O4, क्रोमाइट अयस्क किससे क्रिया कर रहा है? पोटेशियम कार्बोनेट।
और इसके साथ बेटा कौन लेंगे हम, वायु। वायु की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है। चलिए देखो, ये वाला जो Cr2O4 है बदल जाएगा दूसरे ओर बेटा CrO4 के अंदर, लेकिन इस पे चार्ज बेटा कितना रहेगा, इस पे चार्ज बेटा यहां पर रहेगा कितना, यहां पर 2 माइनस, कितना 2 माइनस, और 2 माइनस के लिए भैया इसे 2 प्लस चाहिए, अर्थात K2CrO4, ठीक है, प्लस ये वाला जो Fe है ना 2 प्लस, ये Fe2 प्लस दूसरी ओर बदल जाएगा Fe3 प्लस के अंदर, तो Fe3 प्लस के अंदर बदलेगा, तो यहां पर Fe3 प्लस जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो इसके 3 इधर भेज दो, इसके इधर 2, इसके 2 इधर भेज दो, फॉर्मूला बनेगा Fe2O3 प्लस जब कार्बन बेटा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो बेटा हो गई रिएक्शंस, कौन हो गई, रिएक्शंस हो गई। अब क्रिया, अब बात करें बैलेंस की, तो बैलेंस के लिए एक काम कर रहा हूं बेटा, यहां पर अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 8, तो यहां पर ही बेटा के हमें 8 दूनी 16 होगी, यहां 16 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई। Cr हमारे कितने हैं, यहां पर Cr यहां पर 8 हैं, यहां पर Cr कितने 8, यहां पर तो 2 हैं, 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब उसके बाद अब यहां पर क्या हुआ, Fe कितने हैं, Fe यहां पर है 4, पर यहां तो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बचा कौन, अब बेटा हमारा बचा यहां पर कार्बन, तो कार्बन यहां पर कितने, इसके आगे 8 लिखे हुए हैं, तो इसके आगे हम 8 लिख दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लेना बेटा, मैं यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, आप लोग बैलेंस कर लेना, ठीक। पहली अभिक्रिया हो चुकी। दूसरी रिएक्शंस, दूसरी अभिक्रिया क्या है, बोल रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है। चलिए भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 फेरस सल्फेट के साथ किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है। देखो ये बेटा जब K प्लस SO4 से क्रिया करेगा बनाएगा K2SO4, इस ओर का जो Cr2 प्लस है दूसरी ओर बदल जाएगा Cr3 प्लस के अंदर, और ये Cr3 प्लस बेटा किससे क्रिया करेगा, आपको SO4 दिखाई दे रहे हैं, तो SO4 से क्रिया करेगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 3 प्लस SO4 पे 2 माइनस, तो ये वाले 2 इधर और इसके 3 इधर, तो ये हो जाएगा K2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। उसके बाद ये Fe2 प्लस दूसरी ओर बेटा 3 प्लस में बदलेगा और SO4 से क्रिया करेगा, बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस। अब बैलेंस कर रहे हैं, अब थोड़ा सा क्या कर ले रहे भाई, इसको बैलेंस कर ले रहे हैं। देखो SO4 यहां 3, यहां 3 6 और यहां एक SO4, कितने हो गए, टोटल 7 SO4 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहां पर जब हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन के संपर्क में क्रिया करेगा तो यहां पर बन जाएगा H2। तो ये तो हमारी रिएक्शन हो चुकी। अब बैलेंस करने के लिए बेटा हम यहां क्या कर रहे हैं, 6 से यहां मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 7 से यहां, आप लोग बैलेंस कर लें, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या हो गया, यहां पर Fe6 है, यहां 2 है, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां H2 बेटा यहां पर 7 दूनी 14 H2 है, वो 14H है, यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये बेटा हमारी रिएक्शन यहां से Cr2 यहां पर भी है, यहां पर भी Cr2, SO4 6 और 7 13, तो यहां पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 3 9, सॉरी 3 9, 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है। ये अभिक्रिया हो चुकी बैलेंस, और ये हमने बेटा आपको डिटेल में पढ़ा दी है, ये डिटेल में पढ़ा दी है, चिंता ना करिए, आप लोग टॉपिक को सर्च करिएगा आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया, पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको क्या कर रहे हैं, 513 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं। देखो ये बेटा जो KMnO4 है, इससे बेटा कौन बाहर होगा, MnO2 प्लस। अब यहां से ये बेटा KMnO4 बदल जाएगा K2MnO4 के अंदर। अब यहां पर बेटा करना क्या, Mn तो यहां 2 हो गई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन बेटा 4 दूनी 8, यहां पर 4 और 2 6, 2 ऑक्सीजन बाहर हो जाएंगे,
mn यहां 2, mn भी यहां 2, k यहां 2 है, यहां पर k भी 2 है। ठीक है, ये बेटा आपके 4 के घातक प्रश्न करा दिए हैं आप लोग, और ये टॉपिक सबके सब बेटा आप जब सर्च करोगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में ये सब के सब टॉपिक मिल जाएंगे, डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, इसलिए हमने यहां पर बेटा डायरेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और आगामी प्रश्न के लिए बेटा आप लोग लगातार बने रहिए। ठीक है, हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।